सरकार चाहिए। आज हम आपके बीच हैं संभल में, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहां वो प्रचार करने खुद जो एक व्यक्ति हैं जो देश को चला रहे हैं, अभी जा नहीं रहे, लेकिन वहां जितनी तस्वीरें लग रही हैं, बीजेपी के कोई मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं है। जो पूर्व में मुख्यमंत्री हैं या जो मुख्यमंत्री अभी हैं मध्य प्रदेश में, उनके पार्टी के हैं, उनकी भी वो हैसियत नहीं कि अपने पार्टी के प्रचार के लिए जो तैयारियां हो रही हैं, जो होर्डिंग लग रहा है, जो प्रचार हो रहा है, उसमें अपनी छोटी सी फोटो लगवा लें। तो इसलिए वहां भी वोटर को बताया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार बनाओ और अकेले उस एक आदमी को देखो, इस में शक्तिशाली किसान है और कोई नहीं, कमेरा है जो मेहनत करता है, उसका हक बनता है, आज उसे हक से दूर किया जा रहा है। कोई एक काम इस सरकार ने गरीबों के लिए नहीं किया। अब ये जो राशन दे रहे थे, अच्छी बात है, राशन तो देखो एक सहारा है, न्यूनतम स्तर का सहारा है गरीबों के लिए, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन दोबारा 5 साल को जो दोबारा दिया जा रहा है, एक तरफ वो सरकार कह रही है कि हम दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं और 30वें नंबर पे जाना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, और दुनिया में जो पूरी दुनिया देख रही है, युद्ध को भी रोक दिया था उस व्यक्ति ने फोन करके, 2 देशों में लड़ाई चल रही है, पूरा यूरोप एक तरफ है, और उनको फोन करके उन्होंने कहा अभी रुको, हमारे भारतीय लोग वहां फंस रहे हैं, उनको निकालना है, तो अपना जो है बाद में कर लेना सर। तो कुछ लोग मानते हैं कि हाँ सब हुआ होगा आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है आप नहीं मानते, आपको पता है हकीकत क्या है। एक तरफ तो हम ऐसे दावे करते हैं और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे देश की माली हालत ऐसी है कि 80 करोड़ लोगों को भी उनके पास नहीं है, कोई काम नहीं है, तो अपने घर के लिए 5 किलो राशन का इंतजाम भी नहीं करा सकते हैं, और उन थैलियों पे भी जब वितरण होगा, थैलियों पे एक ही आदमी की तस्वीर होगी। देश में टीकाकरण हुआ, उसके सर्टिफिकेट किसी को चाहिए तो नहीं थे, लेकिन बताया गया कि बिना सर्टिफिकेट कहीं जा नहीं पाओगे भैया, बड़े कड़े नियम हैं, घर से बाहर झांक नहीं पाओगे, अगर टीका लगाया पाए तो टीका लगाओ, टीका लगाने के बाद वो सर्टिफिकेट लाओ, और वो कागज के एक सर्टिफिकेट में किसकी तस्वीर थी? एक आदमी की तस्वीर थी। आप सोचते थे आपकी तस्वीर होनी चाहिए थी, क्यों? सर्टिफिकेट आपका था, नहीं, सर्टिफिकेट आपका था लेकिन तस्वीर उनकी थी। दुनिया में टीकाकरण हुआ सभी देशों में, अकेले भारत में नहीं हुआ, दुनिया में किसी देश ने ऐसा नहीं किया। अफ्रीका में हम सुनते हैं कि बहुत गरीब देश हैं, बहुत बुरी हालत है, और वहां की सरकारें ऐसे बदलती रहती हैं, वहां कभी भी सिविल वॉर हो जाती है और वहां तख्ता पलट हो जाता है, कभी आर्मी सत्ता में आ जाती है, कभी आर्मी को बेदखल कर दिया जाता है। ऐसे छोटे छोटे देशों में भी जहां लोकतंत्र की जड़ें नहीं है, वहां भी किसी शासक ने, क्रूर से क्रूर शासक ने जब टीका लगाया तो लोगों को जताया नहीं और ये नहीं कहा कि धन्यवाद कहो और अपनी तस्वीर लगाई। कहीं दुनिया में नहीं हुआ, यहां हुआ। पेट्रोल पंप पे चले जाइए, डीजल पेट्रोल महंगा है, किसान तो ट्रैक्टर चलाते हैं, उन्हें मालूम है, ट्यूबवेल चला रहे हैं, खेती के लिए भी डीजल का बहुत बड़ा प्रयोग होता है, वो जानते हैं क्या कीमत आज चुका रहे हो, पहले क्या कीमत थी। वहां भी आप पेट्रोल पंप में जाएंगे तो एक मुस्कुराते हुए एक ही आदमी की तस्वीर आपको दिखाई देगी, सारे काम एक ही आदमी को करने हैं। तो छोड़ दो ना, चुनाव भी क्यों कराते हो? सांसद का चुनाव काहे को कराओ? किस लिए विधायक को बनाओ, किस लिए पार्षद को बनाओ? मुझे एक चिट्ठी अभी पकड़ाई, बहुत लोगों के हस्ताक्षर हैं, मैं सबके नाम लूंगा तो ऐसा लगेगा कि रेडियो का शो होता है ना कि बबली ने और उन्होंने किसने कितने गाने की दरखास्त की है। बहुत लोगों ने मुझे सुझाव दिया और मुझे अपनी शिकायत बताई। शिकायत क्या है कि सड़कें खराब हैं, नालियां हैं नहीं, हम लोग खुद अपना काम चंदा करके करा रहे हैं और कोई भी यहां सभासद भी सफाई नहीं कराता। तो अब डबल इंजन छोड़िए, जो सबसे पहला संभल में घुसते हैं, वो अभी हाल में वहां पहली बार शहर का चुनाव हुआ और शायद बीजेपी के जीते हैं, बीजेपी के जीते, हम जीते तो बीजेपी की हैं, तो वहां तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई, डबल को छोड़ो, वहां ऐसी शिकायत आ रही है। तो काम इनको करना नहीं, सफाई कुछ देनी नहीं, हिसाब देना नहीं है, बात आगे की करते हैं। अब कह रहे हैं कि अमृतकाल है। 2022 में इन्होंने आपको कहा था, ये किसान का मेरा सम्मेलन है, खेती से संबंध रख रहे लोग आगे बैठे हैं मेरे, मैं आपसे पूछ लेता हूं 2022 का वादा आपको याद है ना?
एक किसान यहां जो मौजूद हो मुझे बता दे जिसकी आय दुगनी हो गई। एक है क्या? हाथ हिला दो अगर नहीं है तो। एक भी नहीं है। नहीं डरो मत, कोई इनकम टैक्स ईडी नहीं आएगी आपके यहां। बढ़ गई हो तो बता दो ना बढ़ी। किसी की आय दुगनी नहीं हुई। अब कोई पूछे उनसे कि 2022 नहीं 23 हो गई और 24 में फिर आओगे चुनाव में, कोई हिसाब मांगने लगे तो क्या बोलेंगे? नहीं। इसलिए तरकीब से लाए हैं अमृतकाल। आज की मत पूछो, 25 साल बाद क्या स्वरूप होगा देश का, किसे मालूम है 25 साल बाद क्या होगा। आपने देखा वो खुद भाषण में देते हैं, आबादी, देश की आबादी 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर मुझे और मेरी सरकार काम कर रही है। लाल किले से अभी भाषण में बोलेंगे, राजनीतिक सभाओं में बोलेंगे। अभी 140 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया है? सरकार के पास आंकड़ा नहीं है। जो सर्वेक्षण होते थे, जो सेंसस होता था हर 10 साल में हुआ करता, इनको 2021 में हो जाना था। अब कह रहे हैं 2025 के बाद होगा। गिनती सरकार करना नहीं चाहती, कितने हैं, किस स्थिति में हैं, क्या हालत है, वो सरकार आंकड़े इकट्ठा ही नहीं कर रही है। तो जब हमें समस्या ही नहीं मालूम, ना तो हम मांग का अनुमान कर सकते हैं, ना हम काम का अनुमान कर सकते हैं कि क्या काम किस स्तर पे हो रहा है, कैसे क्रियान्वयन है कि नहीं, खराब है नहीं, सुधार तभी तो होगा। लेकिन सरकार के पास आंकड़े ही नहीं है। और इन सब परिस्थितियों में सीधा नुकसान जो सबसे कमजोर वर्ग है देश का, जो गांव में रह रहा है, सीधा नुकसान उनको है। बड़े लोगों को, अमीर लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार के फैसलों का प्रभाव उनके जीवन पे नहीं पड़ता है जिस तरीके से सरकार के फैसलों का प्रभाव आप पे पड़ता है। और सरकार आपके लिए और काम करे, सरकार ये सुनिश्चित करे कि जितने संसाधन देश के पास हैं, पहला हक बनता है। तो यहां घड़ी के पंचायत में, इस सभा में जो मौजूद किसान हैं, जो उनके बालक हैं, जो बहुत साधारण घर में, परिवार में पले हैं, हक बनता है तो हक आपका बनता है। और ऐसी सरकारें हमें बनानी होंगी और ऐसे जनप्रतिनिधि बनाने होंगे जिनको मालूम है कि असली ताकत तो विराजमान यहां है, लेकिन अभी कोई नेता नहीं है, सब चापलूस हैं। मैं खुल के कहता हूं मन से, सत्ता में जितने लोग बैठे हैं सब पंगु बन चुके हैं। सरकार से एक आधा फैसला कराने की हैसियत उनकी नहीं है। संसद सत्र में हम देखते हैं, पहला ऐसा माहौल कभी संसद में मैंने नहीं देखा। 2009 से 2014 भी मैं सांसद रहा हूं लोकसभा में। अब मैं आपके आशीर्वाद से राज्यसभा में हूं, जिसे कहते हैं हाउस ऑफ एल्डर्स। लोकसभा में आप चुनाव 30 साल पे लड़ सकते हो, लेकिन राज्यसभा में 5 साल बाद लड़ सकते हो। उसका कारण उन्होंने बताया था कि जो वहां और बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अनुभव ले लेते हैं, वो ज्यादा लोग सीनियर मेंबर जो हैं वो राज्यसभा में जाते हैं। लेकिन बहुत कम उम्र में मुझे मौका मिला, मैं राज्यसभा में बैठ के देखता हूं, कोशिश करता हूं वहां जब मौका मिले तो आपकी बात रखूं। और क्या माहौल देख रहा हूं कि वही एक व्यक्ति जिनकी तस्वीरें पूरे हर गली में, हर जगह लग रही हैं, सरकारी खर्चे पे लगाई जा रही हैं, उन तस्वीरों को, अपनी तस्वीरों को देख के अभी तक संतुष्ट नहीं है। और इसलिए जैसे ही वो आते हैं राज्यसभा में, तो अक्सर नहीं आते, पूरे सत्र में एक ही दिन आए, लेकिन जब वो आते हैं तो ऐसा लगता है किसी फिल्म के हीरो का एंट्री हो गई। अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, देखते ना, एक बैट्समैन आउट होता है तो बैट्समैन आता है तो उस बैट्समैन का नाम लिया जाता है। आजकल कोहली बहुत फेमस हो गए हैं, लोग चाह रहे हैं कि कोहली और रन मारे, तो कोहली आते हैं स्टेडियम में अंदर तो सब लोग कोहली कोहली करते हैं। वो बात वहां तक ठीक है, वहां तक ठीक है, लोगों ने अपनेपन का इजहार कर लिया उनका नाम लेकर। लेकिन संसद में तो आप सोचते हैं कि सब लोग जो वहां पहुंचे हैं किसी स्तर के आदमी हैं, वो लोग किसी स्तर के लोग हैं, उनके पीछे भी लोग हैं, उनके पास जिम्मेदारियां हैं, उन्हें अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। वह लोग भी जब एक वो व्यक्ति आते हैं तो खड़े होकर ऐसे मोदी क्या बात है, पहली बार प्रधानमंत्री बनाया गया देश, पहले भी लोग रहे प्रधानमंत्री, संसद में उनका नाम लेके कभी ऐसे नारेबाजी। आप लोगों ने लोकसभा राज्यसभा टीवी देखी होगी, आप बताइए मुझे, संसद की कार्रवाई में कभी ऐसा आपने देखा है आलम कि एक आदमी का नाम लिया जाएगा बस? तो ये इस स्तर पे हमें पहुंचा दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं देश शक्तिशाली हो रहा है, मैं तो कह रहा हूं देश खोखला किया जा रहा है, लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है, देश के संविधान पे ये आघात है।
ये चोट लग रही है, हमें आपको ये चोट का एहसास नहीं करने दे रहे लोग। ये चोट हमारे सीने पे है, ये चोट हर उस गरीब के दिल पे है जो सोचता है कि आगे बढ़ के मैं कुछ कर पाऊंगा। हमें आपको अपने मुद्दों की बात करनी है। मैं किसान की बात करूं तो दो बात है, एक तो भाव की बात है, दूसरा खेती के व्यापार को हम देखें, दोनों चीज जुड़ी हुई हैं। भाव की बात मैं करूं, एमएसपी पे बहुत चर्चाएं हुई हैं। एमएसपी के कानून के संबंध में जब ये कानून अपना लाए थे, बहुत बड़ा संकट था, देश के किसानों ने उसका पूरा पुरजोर विरोध किया। 13 महीने मोर्चा संभाल के रखा, देश की राजधानी के अंदर उनको सरकार ने जाने नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनकी ताकत इतनी थी कि 13 महीने की जो जिद पकड़ी सरकार थी वो पीछे। सरकार क्या करना चाहती थी? सरकार एमएसपी की अनिवार्यता को पूरी तरह हटा देना चाहती थी। अनिवार्य तो अभी भी नहीं है, लेकिन वो एक फ्लोर प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, सरकार घोषित करती है। थ्योरी में सरकार किसान की लागत देखती है, उस अनुरूप भाव को घोषित करती है। सेंट्रल एग्रीकल्चरल जो कॉस्ट एंड प्राइसेस का जो आयोग है, वह सरकार को सिफारिश करता है किस तरह से हिसाब लगा के लागत अनेकों फसलों की बढ़ी है, और उसके बाद सरकार ये दावा करती है कि हम 50% मुनाफा का भाव तय करके एमएसपी घोषित करते हैं। अब एक तो सवाल सरकार के अंदर बैठे लोगों ने ही उठाया। शारदा कुमार जी जो बीजेपी के एक बड़े सीनियर नेता रहे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने एफसीआई के सुधार के लिए एक प्रतिवेदन सरकार को पेश किया। उसमें उन्होंने ये देखा कि एमएसपी का लाभ देश में सिर्फ 6% किसानों को मिल रहा है और अधिकतर लाभ जो है मुख्यतः वो हरियाणा और पंजाब के किसानों को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश तो उसमें बिल्कुल पिछड़ रहा है। ये सरकारी रिपोर्ट है, सरकार के पास है। तो ये ना सोच के कि एमएसपी का भाव किसानों को मिल क्यों नहीं रहा, लाभ क्यों नहीं मिल रहा, व्यापार कम से कम एमएसपी पे हो, वो एमएसपी अगर सरकार घोषित कर रही है तो किसानों को मिले, इसके लिए कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की, और बल्कि उल्टा कानून ये लिया है कि कोई भी आदमी किसी रेट पे सीधा खरीद सकता है, एमएसपी से नीचे भी चाहे तो खरीद, कोई रोक टोक सरकार की नहीं है। इससे बहुत बड़ा नुकसान किसानों को हो जाता है। और कृषि के व्यापार को आप देखेंगे, आपको मालूम है हमारे क्षेत्रों में मंडियां जिस तरह से विकसित होनी चाहिए नहीं बन पाई, और इसलिए वो कारण है जो हरियाणा राज्य से लगता हुआ उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, चाहे वो मथुरा का हो, चाहे वो सहारनपुर से लेके बागपत तक, आप देखते हैं कि वहां जो खेती किसान कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में धान की खेती हो रही है, गेहूं की खेती हो रही है, जहां वहां मंडियां हैं, जहां खरीद होती है, तो किसान अपने फसल को ले जाकर वहां बेचना पसंद करता है, क्योंकि यहां उसको वो दाम नहीं मिलता। ये हकीकत है, और ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकारों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो उनको चाहिए था कि मंडियां बनाते। जेटली जी अब हमारे बीच नहीं है, वो वित्त मंत्री थे, और मैं आपको याद दिलाता हूं 2018 के अपने बजटीय भाषण में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और एक नई योजना का उन्होंने निर्माण किया। उन्होंने कहा देश में 22,000 ग्रामीण गांव के जो हाट हैं, जो एक तरह से असंगठित मंडियां हैं, सरकार उनको विकसित करेगी, और उसके बाद सरकार ने देश में लगभग 9500 ऐसी मंडियों का सर्वेक्षण किया, ये जानकारी लेने के लिए कि क्या स्थिति है। उस सर्वेक्षण में सरकार ने पाया कि जितनी इस तरह के छोटे छोटे हाट लगते हैं, अधिकतर आलू और प्याज की बिकवारी वहां होती है, वहां थोक का व्यापार भी है। 24% उन्होंने जो सर्वेक्षण किया, 24% मंडियां उनको मिली जहां थोक का व्यापार भी वहां से हो रहा है। ये मंडियां बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं है हाट, लेकिन एपीएमसी के दायरे के बाहर है। 24% ऐसे है जो हाट थे जिनका सर्वेक्षण सरकार ने किया, सिर्फ 24% में विद्युतीकरण हो रखा है, सिर्फ 14% पक्के रोड से जुड़ी हुई हैं, सिर्फ 8% हाटों के पास कोई दीवार है पक्की बनी हुई, सिर्फ 4% ऐसे जो ग्रामीण हाट है वहां कोई शौच की व्यवस्था है। ये सरकार के उस सर्वेक्षण में सरकार ने पाया कि कोई भी व्यवस्था इन हाटों के लिए नहीं है, इसलिए एक नई योजना बनाई कि 22,000 हम ऐसे हाट विकसित करें। बहुत अच्छी बात है, जब ऐसे हाट विकसित हो जाएंगे तो जहां मंडियां नहीं बनी वहां एक विकल्प किसानों को मिल जाएगा, बेहतर भाव मिलेगा। बताओ बात सही लग रही है कि नहीं लग रही?
अब 5 साल हो गए उस बात को, 5 साल। उन्होंने कहा था कि पीपीपी में बनाएंगे, सरकार फंड देगी, जो पंचायत, जिला पंचायत और गांव के पंचायतों के देख रेख में हाट विकसित हो रहे हैं, उनके माध्यम से पैसा लगाया जाएगा और नरेगा का पैसा लगाया जाएगा। 5 साल हो गए, 22,000 हाट बनने थे, उनमें से कितने बने? 2022 अप्रैल तक सरकार ने जो जवाब दिया है, संसद के पटल पे जो रखा है, उस आंकड़े के तहत 1391 ऐसे हाट बने। 6% लक्ष्य था और 6% अब तक बना पाए। 2016 में राष्ट्रीय कृषि मंडी के नाम से ई-नाम, यहां सब किसान हैं, मैं पूछता हूं ई-नाम, आपने नाम सुना है ई-नाम का? किसी ने सुना है? किसी को मालूम है? ई-नाम केंद्र सरकार की योजना है। उन्होंने कहा नया वन नेशन वन मार्केट बन गया। अब किसी को एपीएमसी मंडी में जाने की जरूरत नहीं, किसी कमीशन दलाल एजेंट को अपनी फसल बेचने की जरूरत नहीं। कोई किसान चाहे तो सीधा ई-नाम में देश के किसी कोने में किसी खरीदार को सीधा बेच सकता है। यहां सब किसान बैठे हैं, किसी को मालूम ही नहीं, और दोष ये आपका नहीं है। 2016 की योजना 6 साल हो गई, सरकार इनकी बहुमत की है, सरकार इनकी डबल इंजन की सरकार यूपी में है। 7,000 एपीएमसी की मंडियां देश में हैं, 7,000 से भी ज्यादा। इन्होंने कहा सारी 7,000 को हमें जोड़ना है ई-नाम में। अब तक कितनी जुड़ी है मालूम है? 6 साल में अनुमान लगाओ, 1360। 7,000 मंडियों में से सिर्फ 1360 मंडियां अब तक जोड़ पाए, और पूरे उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश में कुछ 100 ऐसी मंडियां हैं जो एपीएमसी की हैं, जो ई-नाम में आ गई हैं। तो ये काम और कौन करेगा? उसी एक व्यक्ति को तो करने हैं जिसकी होर्डिंग लग रही है देश में, और कौन करेगा? जब चुनाव होता है, देश के किसी कोने में प्रचार में जाते हैं, शुरुआत करते हैं, मेरा तो बहुत पुराना रिश्ता है। अभी जाएंगे अगर मध्य प्रदेश में, कहेंगे मेरा मध्य प्रदेश से बहुत पुराना रिश्ता है, जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब यहां आया करता था और यहां दर्शन किए करता था। हर कोने में जाते हैं ये कहते हैं। मुझे तो लगता है विदेश में जाके भी कह देते होंगे कि मेरा तुमसे बहुत पुराना रिश्ता है। सबसे उनका अच्छा रिश्ता पुराना निकल आता है, किसान से और आपसे कोई उनका कोई पुराना रिश्ता मुझे लगता नहीं, क्योंकि आपका ख्याल नहीं रख रही सरकार। जब इनकी सरकार यूपी में नहीं बनी थी, इन्होंने बात कही थी कि चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि है, और मैं चौधरी चरण सिंह जी का बहुत सम्मान करता हूं, और उनके नाम से एक नई योजना बनाई जाएगी, क्योंकि गन्ने की बहुत बड़ी पैदावार होती है। तो चौधरी चरण सिंह हम किसान निधि बनाएंगे हर जिले में, और हजारों करोड़ रुपए उसमें बटोरे जाएंगे, और खेती के विकास और किसान की समृद्धि के लिए पैसा लगाया जाएगा। अब तो कई साल हो गए उसको, 6 साल हो गए। कहीं है बनी है कि चौधरी साहब के नाम से कोई योजना बनी है उत्तर प्रदेश में, कोई विकास निधि बनाई हो? और वो मेरठ की उस धरती पे जहां गन्ने की अच्छी पैदावार होती है, चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि रही, वैसे संभल भी रही है। मुरादाबाद जिला जो पुराना था वो जानता है, वहां जाके उन्होंने कहा कि गुजरात में गन्ने की कोई दिक्कत नहीं, वहां की जो मिलें हैं सीधा पेमेंट करती हैं किसानों, और गन्ने का जो रेट हो 450 रुपए तो होना ही चाहिए। अब मुझे बताइए, गन्ने की मिलें चालू हो गई हैं, रेट अभी तक तय क्यों नहीं सरकार कर पाई? आज 13 महीने देश का किसान बैठा हुआ है काम छोड़ के, और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनका काम नहीं रुक रहा, इनकी राजनीति नहीं रुक रही। कह रहे हैं कि दलाल हैं तो आतंकवादी हैं। उस समय 13 महीने तक आप इनकी नजर में आतंकवादी थे, और आपका कोई पुराना रिश्ता मोदी जी का नहीं था। और जैसे ही पलटी मारे, जैसे ही सरकार ने मान लिया कि हां गलती हुई है, किसान सही थे, तो मोदी जी ने एक आंसू टपकाया, और सब लोग, वही लोग जो कह रहे थे आतंकवादी, कह रहे नहीं, देखो भाई मोदी जी कितना ख्याल रखते हैं किसानों का। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, 13 महीने बैठाया क्यों था? ये इतना अपनापन था, इतनी जानकारी आपको खेती की और किसान के दर्द की है, इतनी फिक्र है, तो 13 महीने खराब क्यों किए देश के? क्यों नुकसान कराया? इसलिए कराया, वो चाहते थे कि जो गांव में दूसरे लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, जो अति गरीब हैं, जो लोग शहर में हैं, जो खेती नहीं कर रहे हैं, उनमें आपस में बंटवारे हों। शहर के लोगों को कहते थे अरे इन्होंने सारी सड़कें जाम कर रखी, देखो हम क्या करें, जिद पे आ गए। ये तो पंजाब के कुछ एलिमेंट हैं,
बैड एलिमेंट है। ये देखो पिज्जा खा रहे हैं किसान, बैठे तो मौज कर रहे हैं सड़क, इनको तो आदत है। सरकार मोदी जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, लोग विरोध करेंगे। बताओ ऐसी भाषा करी थी कि नहीं? यही उनकी बोली थी कि आपके खिलाफ भी एक माहौल बने। और फिर उन्होंने एक बात और तरकीब वो लाए कि ये तो बड़े किसान हैं, छोटे काश्तकार नहीं। छोटे काश्तकारों को तो बहुत फायदा मिलेगा जब अदानी सीधा उनसे फसल खरीदेगा। कौन सा छोटा काश्तकार, कौन अदानी आके पूछता छोटे काश्तकारों से? कौन छोटा कौन बड़ा? 2 बीघे का काश्तकार हो या जिसके पास थोड़ी जमीन हो, बाग बगीचा हो, उनमें अगर हम लोग फर्क करने लगेंगे तो किसान कहीं का नहीं रहेगा। किसान एक कौम है, एक बिरादरी है, मजहब से हमें कोई मतलब, कोई वास्ता नहीं। यहां की नजर आगे की तरफ रहनी चाहिए। हम लोग इंडिया में भी घटक दल हैं, राष्ट्रीय लोक दल उसमें भाग ले रहा है। मैं अपनी तरफ से यह कह सकता हूं और इसमें हमारी पूरा जोर रहेगा और पूरी भागीदारी रहेगी और आपके लिए रहेगी। नंबर 1, मैंने भाव की बात कही कि एमएसपी का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा। जब इंडिया का मोर्चा मजबूत होगा और चुनाव की घड़ी आएगी और मैनिफेस्टो अगर हम लाते हैं और मुद्दों की बात करते हैं, जितने इंडिया के घटक दल हैं सारे नेताओं को इकट्ठा करके आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा और उनसे कहलवाऊंगा कि किसान के लिए जब इंडिया की सरकार बनेगी, वो किसानों के लिए काम करेगी और जो एमएसपी का भाव का लाभ आज किसानों को नहीं मिल रहा उसे सुनिश्चित करने के लिए कानून लाएगी सरकार। कोई कहना कहे, मैं आपको कह रहा हूं। और दूसरी बात, इस बार बजट में 2023-24 का जो बजट निकला था पिछले साल, इन्होंने नरेगा के बजट में कटौती कर दी थी। पिछले वर्ष दिया था 22-23 में 73,000 करोड़, इस वर्ष में उन्होंने काट के 60,000 करोड़ कर दिया। अभी 5 महीने बाकी हैं वित्त वर्ष को खत्म होने में और 60,000 करोड़ का 95% बजट खत्म हो चुका है। अतिरिक्त मांग सरकार को तैयार करनी पड़ रही है, अगले सत्र में संसद में वो लाएंगे और 28,000 करोड़ उनको और देने पड़ रहे हैं। ये क्या प्रमाणित करता है कि शहरों में जिस तरह से और उद्योग की जगत में जिस तरह से नौकरियां मिलनी चाहिए थी लोगों को, नौकरियां, वो काम, वो छोटे मोटे व्यापार, वो काम नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए दोबारा वो गांव में नरेगा योजना की मांग बढ़ रही है। ये ग्रामीण क्षेत्र में घट रही क्रय शक्ति और आर्थिक पतन का संकेत है, सीधा संकेत। और मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार ये दावे कर रही कि हम दुनिया में 30वें नंबर पे पहुंच जाएंगे, उसका लाभ क्या मिल रहा है लोगों को? मैं इंडिया के घटक दल के नाते यह आपको वादा करता हूं कि हम सबको एकत्रित करेंगे, उन सारी ताकतों को एकत्रित करेंगे जो रोजगार के विषय पर काम करना चाहते हैं, उन सारी शक्तियों को जो समाज में रहते हैं, जो अराजनीतिक लोग भी हैं, उनको भी जोड़ेंगे। और 2 बात हम करेंगे। नंबर 1, ये जो अग्निवीर योजना है, जो एक फेल्ड प्रयोग है, धोखा है किसानों के साथ, अपना जो चाहती है हमारी अगली पीढ़ियां तैयार हो, इस योजना को रद्द करेंगे। जितने अग्निवीरों की भर्ती हो गई उनकी नौकरी नहीं छिनेगी, उनकी नौकरी पक्की करेंगे हम। अरे अगर हम 30वें नंबर की अर्थव्यवस्था हैं तो सैनिक को पेंशन देने में क्या दिक्कत है? ये सरकार सैनिक को पेंशन नहीं देना चाहती। जो देश की रक्षा करता है उसे पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या दिक्कत है पेंशन देने में? हजारों करोड़ रुपए लुटा दिए संसद भवन के निर्माण में, होर्डिंग लगाने में, अपनी तस्वीर चिपकाने में आज भी हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही सरकार और पेंशन नहीं देना चाहती सैनिकों को। तो इस योजना को हम रद्द करेंगे। भर्ती में भी आपने देखा कि अब कभी 50,000, कभी 71,000 नौकरी तो पहले ही मिल गई, उनकी चिट्ठी बांट रहे हैं। बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं कि रोजगार मिला है, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे और 1 घंटा भाषण देंगे और जताएंगे कि देखो इससे पहले तो कभी नौकरी मिलती नहीं थी, मैं नौकरी दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं निकल पा रही और अभी मैं देख रहा था कि बिहार में जो भर्ती निकली उसमें भी उत्तर प्रदेश के नौजवान बड़े मजबूर होकर वहां जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और उनकी वहां नौकरियां उनको मिल रही हैं। क्यों नहीं समय पर सरकार भर्ती निकालती? कितनी वैकेंसियां हर विभाग में, उनको जोड़ लोगे तो लाखों नौकरियां हैं जो हक हैं, जो आपका अधिकार बनता है, जिनके ऊपर आपको वंचित रखा गया है। इंडिया के घटक दल होने के नाते मैं वादा करता हूं कि अगली सरकार बनेगी, अगर कानून भी बनाना पड़े हम कानून बनाएंगे कि समय रहते एक नियमित तरीके से भर्ती निकले और भर्ती को पूरा किया जाए, पारदर्शी तरीके से इम्तिहान हो, भर्ती हो। आप ताज्जुब करोगे, अभी जो आकलन हुआ उन्होंने ये देखा कि 21 लाख करोड़ रुपए
किसानों पर, देश के किसानों पर 21 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 2019 में सरकार ने आखिरी बार आकलन कराया था और जिसकी रिपोर्ट निकली थी 2021 सितंबर में, और उन्होंने बताया कि प्रत्येक किसान परिवार पर औसतन देश में 74,000 रुपए का कर्जा है। मैं जानता हूं कि यहां जितने हैं आप पे शायद उससे ज्यादा ही कर्जा होगा। सबसे ज्यादा 2 राज्यों में, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाया गया कि किसानों पे कर्जा है। अब वो कैसे किसान चुकाएंगे? एक तरफ ये सरकार जिसमें कभी आपने देखा जो सब कुछ मुमकिन है और एक आदमी कभी सोता ही नहीं, इतनी मेहनत करता है। मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? वो बड़े लोगों के लिए कर रहे हैं। लाखों करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों के माफ कर दिए हैं झटके में। आपको पता भी नहीं लगने देती सरकार के माफ हो रहे हैं उनके पैसे, और उनको बैंक वाले बुलाते हैं, दोबारा कर्जा देते हैं कि दोबारा खाता खोल लो यार, एंटीगा चले जाना, क्या दिक्कत है? कभी रिकवरी नहीं होगी तुमसे, ले लो और 100 करोड़ ले लो, हमें तो बांटने हैं। बुला बुला के जो लोन जिनको प्यारों को दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ यह है कि आप पे कर्जा आउटस्टैंडिंग है और किसान 10,000 रुपए अगर नहीं चुका पा रहा तो कभी कभी वो किसान टूट जाता है और कमजोर फैसले लेने को मजबूर हो जाता है। वो कमजोर फैसलों के साथ मुख्य समाज नहीं है, हम नहीं चाहते, वह अच्छी सोच नहीं है, लेकिन उसकी उस कमजोरी की तरफ हमें ध्यान सरकार का दिलाना होगा। संस्थागत तौर पे किसान को कर्जा दिलाने के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने नाबार्ड की घोषणा की कि खेती में पूंजी निवेश होगी और सरकार वहां संसाधन जुटाएगी और किसानों को कर्ज मिलेगा, तब जाके खेती आगे संपन्नता की तरफ जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है और मैं निजी विधेयक तैयार कर रहा हूं कि समय समय पर यह लगातार आकलन होता रहना चाहिए, ये सर्वेक्षण होने चाहिए, हाउस होल्ड लेवल की जानकारी, वो डेटा सरकार के पास आज है जो पहले नहीं होती, और ये आकलन करे वो संस्था। एक नई संस्था का मैं प्रस्ताव रखूंगा और वो लगातार आकलन करेगी कि क्या क्रय शक्ति है, किस तरह के भाव मिल रहे हैं किसानों को, कितनी आमदनी किसान की है, कैसे वो बचत कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और कितना उन पर कर्जा है और कैसे वो कर्ज को चुका पाएंगे। आंदोलन करने की जरूरत ना हो। कभी कभी हमने देखा राज्यों में आंदोलन होते हैं, चुनाव आता है, सरकार बनने से पहले जो पार्टी होती है घोषित करती है कि हम सत्ता में आएंगे, कर्ज माफ कर दें। कर्ज चंद लोगों के माफ होते हैं, लेकिन बहुमत जो किसान हैं उनको उसका लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि समय समय पे जहां कर्ज ज्यादा हो रहा है तो तुरंत जो है उसमें कटौती हो, उसमें कमी हो, उसको निकाला जाए, उसको दुरुस्त किया जाए। बैंक और किसान आमने सामने बैठ के तय करें, फैसला करें, ताकि जो किसान ईमानदार है, ईमानदारी से पैसा चुकाना चाहता है, जब कर्ज माफ होता है तो उसको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक निजी विधेयक पेश करने जा रहा हूं, मैं तैयार कर रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं, और सरकार बनेगी, उसमें भागीदार हम लोग बनेंगे तो एक नई संस्था देशव्यापी हम बनाएंगे। राजस्थान ने वो कानून वो लाए हैं, राजस्थान ने एक नया आयोग गठित किया कि किसान के कर्ज के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए और कर्ज माफी के लिए उस आयोग की जिम्मेदारी उन्होंने बनाई। लेकिन देश भर में ऐसा आयोग नहीं है। उस आयोग का मैं प्रस्ताव संसद में रखूंगा। मैं चाहता हूं कि आप उस पर भी नजर रखिएगा। आप लोग सहमत हो तो उस बात को भी हम आगे इंडिया के मंचों पर रखेंगे और बढ़ाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत लंबी बात हो गई और यहाँ गढ़ी गांव को मैं